अब तक हमने देखा कि जानवी और आरव बहुत अच्छा सा डिनर करते हैं और आरव एक छोटी सी बात ऐसी बोल देता है जिससे जानवी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसके खाने पे सवाल किया होता है। वहीं दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जानवी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में वापस आ जाती है। कुछ करने के लिए वो नीचे लिविंग रूम में जाती है और तब तक आरव अपना काम करने लगता है। जब जानवी कमरे में वापस आई तब वहाँ पे आरव का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे में अभी भी अंधेरा था और केवल बाथरूम से डिम रोशनी आ रही थी। उसने कुछ सोचा और जाके बिस्तर पे बैठ गई। घड़ी में 10 बज रहे थे, लेकिन वो जो हमेशा रात को जग के काम किया करती थी उसके लिए 10 बजे सोना तो बहुत जल्दी था। इतना जल्दी तो वो कभी सोती नहीं थी, ना ही उसे नींद आती थी। बिस्तर बहुत बड़ा था और 4-5 लोगों को सोने में भी उस बिस्तर पे दिक्कत नहीं आने वाली थी। वो बहुत ही एलिगेंट और सिंपल डिज़ाइन का था, जो उसके जैसे हमेशा अकेले रहने वाले इंसान को बहुत वार्म फील करवाता था। वो उठी और जाकर उसने पर्दों को साइड कर दिया और वापस जाके बिस्तर पे बैठ गई। उसे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी आदमी के साथ सोने जा रही थी, एक कमरा शेयर कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अब उसके दिमाग में आ रही थी। इस पे उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। सोते टाइम मैं लात तो नहीं मारती ना? क्या मैं रात को अकेले बड़बड़ करती हूँ? न जाने कितने ही ख्याल उसके दिमाग में बस चले ही जा रहे थे। वो तब तक वापस अपनी सोच से बाहर नहीं आई जब तक उसे बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ नहीं आई। जब वो होश में आए तो उसने देखा कि आरव एक काले रंग का बाथरोब पहन के बाहर आ रहा है। उसके एक हाथ में टॉवल था जिससे वो अपने गीले बालों को सुखा रहा था। आरव ने देखा कि जानवी उसको बेवकूफ़ों की तरह एक टक बस देखी जा रही है, तो वो जो काम कर रहा था उसने उसको छोड़ दिया। वो देख सकता था कि जानवी की आंखों में थोड़ी सी घबराहट है और उसने जो बिस्तरों को अपने हाथ में पकड़ रखा है वो उंगलियां भी टाइट होने के चक्कर में कितनी फीकी पड़ गई हैं। वो गया और बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर जाके बैठ गया। उसने जानवी का लैपटॉप निकाला और उससे पूछा, जो प्रोजेक्ट है वो तुमने कहाँ सेव करके रखा है? जानवी जल्दी से उठी और उसके पास जाके बैठ गई और बताने लगी जहाँ भी उसने उसको सेव करके रखा था। ये इधर ये वाला डॉक्यूमेंट, बाकी आप खुद देख सकते हो। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट तुम्हारे पास क्यों आया? ये सारी चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है, तुम इसे अकेले कैसे हैंडल कर सकती हो? उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पे ही टिकी हुई थी और वो जानवी से बोले जा रहा था। वो जो डायरेक्टर मलिक थे पहले वाले, वो देखते थे ये सब और तभी मैंने थोड़ा बहुत सीखा था और इनके अंदर काम किया था तो थोड़ा थोड़ा समझ भी आता था। इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। अभी तुम सिर्फ साउथ रिवर प्रोजेक्ट पे ध्यान दो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। और हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें उन्हें खुद से संभालने दो, उनको मैं पैसे फ्री में नहीं दे रहा हूँ। उसने सारा डेटा देखा और नीचे बन रहे डायग्राम को ध्यान से देखने लगा। जानवी बस उसको काम करता हुआ देखी जा रही थी कि वो कैसे कुछ चंद डायग्राम से एनालिसिस कर रहा था और साथ साथ कंक्लूजन्स भी लिख रहा था। कभी कभी वो क्या लिख रहा है उसको समझने की कोशिश भी कर रही थी। टाइम बीत गया और कब आधी रात से ज़्यादा हो गया दोनों को पता ही नहीं चला, क्योंकि जब भी दोनों काम में लगे होते थे तो दोनों को समय का कुछ होश नहीं रहता। थोड़ी देर बाद सारा का सारा डेटा रेडी हो गया था और जानवी के चेहरे पर जो उस काम को लेकर टेंशन थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। जानवी ने आरव को एक पेन ड्राइव देते हुए कहा, जब कल आप ऑफिस जाओगे तो मुझे इसका प्रिंट आउट करवा के कॉमर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, उनको पास करवा देना प्लीज़। तुम ना अच्छे बच्चों की तरह घर पे कुछ दिन आराम करो। ये समझो कि कंपनी से तुम्हें पेड ब्रेक दिया है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है जानवी, जिसे ख़राब करोगी तो तकलीफ़ होगी वो खुद तुम्हें ही होने वाली है। उसने सारा सामान टेबल से समेट दिया और जानवी के पास पानी और दवाई लेकर गया। दवाई ले लो और जाके जल्दी से सो जाओ, ठीक है? बहुत लेट हो गया है। उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा नरमाहट थी, उसकी आंखों में फ़िक्र थी। जानवी ने हाँ कही और दवाई लेके बात कंबल में बड़ी डर के साथ घुस रही थी। आरव ने अपनी चेयर से अपना कोट उठाया और उसे डालकर बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? जानवी ने उससे कंफ्यूज होते हुए पूछा।
तुम सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम है स्टडी रूम में, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला गया। जानवी कुछ टाइम उसी डायरेक्शन में बस देखी जा रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी। वो बार बार अपनी आंखें खोलती, कभी लाइट्स को देखती, कभी खिड़की के बाहर। ऐसे करते करते ना जाने कब नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। कुछ देर ही बीती होगी तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसे ये भी आवाज़ आई कि शायद किसी ने कंबल उठाकर बिस्तर पर लेटने की कोशिश करी है। जानवी अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन दवाइयों की वजह से उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। आरव की भीनी सी महक उसको आई और वो अपनी और गहरी नींद में सो गई। लेकिन जब वो सो रही थी तो भी उसका मन बार बार एक ही बात रट रहा था, सो जा जानू, कल जब तू सुबह उठेगी तो कल तेरे लिए एक नया सवेरा आएगा। अगली सुबह जब जानवी उठी तो उसके बगल में कोई भी नहीं था और कंबल के नीचे का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसका मतलब कोई बहुत पहले ही उठ गया था। अक्सर उसे सोते समय बहुत ही डरावने सपने आते थे, लेकिन बहुत टाइम के बाद आज पहली बार वो बिना किसी सपने के सोई थी और इतनी प्यारी नींद उसको मिली। आज उसका दिमाग बहुत फ्रेश था। उठने के बाद वो कमरे से बाहर आई। वो सीढ़ियों पर गई ही थी कि उसने देखा कविता आंटी लिविंग रूम की साफ़ सफाई कर रही है और नाश्ता डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। जानवी ने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा के देखा, लेकिन कहीं भी उसे आरव नहीं दिखाई दिया। वहीं कविता आंटी जो अपने काम में लगी हुई थी, उन्होंने भी जानवी को आते देखा। मैडम, आप उठ गई? कविता आंटी ने बड़े प्यार से पूछा। जानवी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग आंटी। और फिर इतना बोलकर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी। मैडम, अब आप ना पहले नाश्ता कर लीजिए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कविता आंटी ने थोड़ी बहुत और साफ़ सफाई करी और पास आके पूछने लगी, आपको अब कैसा लग रहा है? सर ने बोला था आपको याद दिला दूँ, नाश्ता करने के बाद आपकी दवाइयाँ आपको लेनी है, तो आप स्टार्ट करिए, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। पर जानवी की नज़रें तो अभी भी आरव को ही ढूंढ रही थी। जब उसे इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला तो उसने कविता आंटी से पूछ ही लिया, ये कहाँ है? मैडम, आपका मतलब कि सर कहाँ पे हैं? ये सुन के तो कविता जी बड़े प्यार से हंसने लगी। सर सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए, आज शायद उनको ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था। और तो और असिस्टेंट रजत भी आज बहुत जल्दी आ गए थे, इसलिए सर के पास तो नाश्ता करने का टाइम भी नहीं था निकलने से पहले, लेकिन उन्होंने मुझे ज़रूर कहा कि मैं आपको नाश्ते के लिए याद दिला दूँ। आरव इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? ओके, ये सोच के वो नाश्ता करने के लिए बैठ गई। कल रात वो बहुत लेट सोया था और आज ऑफिस भी जल्दी चला गया। वो समझ सकती थी कि आरव इतना भी रिलैक्स्ड नहीं है जितना वो समझती थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद जाके वो नाश्ता करने के लिए बैठ गई। कविता आंटी जो अभी अभी मेडिसिन लेने के लिए उठी थी, उन्हें कुछ याद आया और वो जानवी से कहने लगी, हाँ मैडम, आपके लिए टेबल पे सर ने एक चिट्ठी छोड़ी है। जब जानवी ने ये सुना तो तुरंत उसकी नज़रें टेबल पे चली गई और बिल्कुल वहाँ पर एक एनवेलप रखा हुआ था। वो उठी और उसने खोल के देखा तो उसके अंदर से क्रेडिट कार्ड गिरा और साथ ही साथ उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था, अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो कविता आंटी को साथ लेके जाना, उन्हें गाड़ी ड्राइव करनी आती है और क्रेडिट कार्ड का ये पिन नंबर है। उसे नहीं मालूम था कि आरव ऐसा कुछ करेगा और वो चुपचाप से उस क्रेडिट कार्ड की तरफ देखने लगी जिसमें से गोल्डन लाइट निकल रही थी। जानवी के प्यारे से फेस पे एक मीठी सी मुस्कान आ गई। क्रेडिट कार्ड और नोट दोनों लेके वो वापस नाश्ता करने चली गई। नाश्ता और दवाइयाँ दोनों लेने के बाद अब उसका मन कहीं बाहर जाने का था। उसने सोचा कि अगर उसे अपने नानू के घर वीकेंड पे जाना ही है तो उसे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और वैसे भी वो कुछ समय से बाहर नहीं गई थी क्योंकि उसकी छुट्टी थी, तो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने ही चली जाए। पहले तो जानवी खुद ही गाड़ी ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन कविता आंटी को बिल्कुल भरोसा नहीं था और उन्होंने जब कहा वो साथ चलेंगी ही, तो अब जानवी भी बेचारी क्या करे। थक हार के वो कविता आंटी के साथ चली गई। गाड़ी सीधा घर से बाहर निकली और कविता जी ने पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? मॉल चलते हैं।
ये वही मॉल जा रहे थे जो अभी अभी ओबरॉय परिवार के प्रोजेक्ट्स में से ख़त्म हुआ था। कुछ टाइम हो चुका था इसको शुरू हुए, लेकिन जानवी को टाइम नहीं मिला था कि वो वहाँ जाके सब चीज़ें चेक करे। उसे मालूम था कि मॉल में नई नई शॉप्स खुलने वाली हैं, तो बहुत सारे प्रमोशन भी होंगे ही, तो ये अच्छा मौका है एक इंस्पेक्शन का। ठीक है मैडम, इतना बोलकर कविता आंटी ने उसी तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। जब वो पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी और चारों तरफ लोगों के झुंड घूम रहे थे। दोनों को बहुत ही मुश्किल से गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिली। तभी कविता जी ने पूछा, मैडम हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्योंकि इस मॉल में छोटे से लेकर बड़े रेंज तक सब तरह की दुकानें थी, तो कोई कहीं भी जा सकता था। ऐसा बोला जा सकता था कि उस एरिया में ये सबसे अच्छा मॉल था। अगर कोई छुट्टी वाला दिन नहीं भी है तो भी ये जगह हमेशा भरा भरा ही रहता था। गिफ्ट सेक्शन और मेडिसिन सेक्शन में चलते, मुझे वहाँ से कुछ लेना है। उसकी माँ वो थी जो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान देती थी। उन्हें हीरे जवाहरात से अच्छा कोई तंदुरुस्त रहने की दवा दे दे तो उसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती थी। और रही बात उसके नानू की, तो उन्हें एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। खुद जानवी को भी यही सब चीज़ें बहुत पसंद आती थी। पिछले कुछ सालों में उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी थी, तो उसके लिए इन सब में से कुछ अच्छा गिफ्ट ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। और साथ ही साथ नया साल भी आने वाला था, तो सभी लोग नए साल के लिए जम के शॉपिंग कर रहे थे। इस वजह से भी रास्तों पे बहुत भीड़ थी। कविता आंटी जानवी के पीछे पीछे उसको लोगों से धक्का लगने से बचाते हुए चली जा रही थी। वो दोनों बहुत सारी दुकानें घूमे, लेकिन जानवी को कुछ खास पसंद नहीं आया। बहुत दुकानें घूमने के बाद जाके जानवी को एक दुकान में काफ़ी पुराना अश्वगंधा दिखा। कहते हैं अश्वगंधा जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फ़ायदेमंद भी। तभी कविता आंटी बोली, मैडम हम बहुत देर से चल रहे हैं, आप थक गए होंगी ना, चलिए थोड़ी देर पहले बैठ जाते हैं, मैं जाकर उसके पैसे दे देती हूँ तब तक। जानवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने गिफ्ट को लेकर सोफे पे बैठ। रश्मि, रश्मि इधर आओ जल्दी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आखिरी बार ना वो 1000 साल पुराना अश्वगंधा यहीं देखा था। देखो देखो रश्मि, वो रहा। अरे जल्दी देखो ना। कविता आंटी तो समझ ही नहीं पाई कि कैसे कोई आया और उनके हाथ से उनका गिफ्ट आइटम छीन के चला गया। वो अचानक से उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उन्होंने देखा वहाँ पे 2 जवान लड़कियाँ बड़े ही फैशनेबल तरीके से तैयार हो रखी थी। एक लड़की बहुत ही क्यूट सी स्माइल के साथ थी जिसने काफ़ी ट्रेंडी आउटफिट पहना था, और एक लड़की ने शनेल की ड्रेस पहनी थी जिसमें उसने ऊपर से पिंक कलर का कोट वियर किया था। वो लड़की कविता आंटी को देखने में ना कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे उन्होंने उसको कभी टीवी पे देखा हो। लेकिन कविता आंटी भी कुछ ज़्यादा शौक नहीं हुई। जब वो पहले आरव के दादाजी वाले घर पे रहती थी तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आते जाते देखा था, तो उन्हें इन सब से कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो दोनों लड़कियाँ कविता जी के करीब हुई तो पूरे जगह परफ्यूम की महक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत महंगा परफ्यूम है। वो लड़की जिसने ट्रेंडी आउटफिट पहना था वो कविता आंटी से उनकी चीज़ छीन के बड़ी ही खुश होकर इतरा रही थी और अपने बगल वाली लड़की को देख के स्माइल करी जा रही थी। तो कौन है दोनों लड़कियां जो यूं आई और कविता आंटी से उनका सामान छीन के चली गई? कविता आंटी इसको कैसे सबक सिखाएंगी? उसके लिए अगले एपिसोड को देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।